चाहता हूँ। गृह मंत्री बाहर माले के, रक्षा मंत्री बाहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर। जिस प्रदेश में स्वागत हो रहा, क्या चाह रहे हैं जिस प्रदेश में स्वागत हुआ, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें नहीं था अंदर। नहीं तो एक ही मुंडी और एक ही माला। अब माननीय मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि भाजपा के प्रचारक हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं कि जीवन बीमा के एजेंट हैं, वही बताएंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव परिणाम से मत तय करिए लोकसभा का परिणाम। लोकसभा का परिणाम तय होगा उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जनाधार से। 5 प्रदेश मिला के भी 80 नहीं गिना पाए, तो एक आध प्रदेश और मिलाना पड़ेगा, तब अखिलेश यादव के बराबर एक नेता पैदा होगा 6 प्रदेश में। तो 6 प्रदेश इतना, तो उत्तर प्रदेश अकेले है। बैकवर्ड के दर्द को भी इस देश में किसी ने समझा तो वो फॉरवर्ड समझा। और स्वर्गीय बीपी सिंह ने अपनी सरकार की परवाह किए बिना मंडल कमीशन की सिफारिश को पास कर दिया। सही बात है। और सबसे ज़्यादा गाली कर किसी ने सुना फॉरवर्डों से, तो वो स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने सुना। दुर्भाग्य की बात है कि न उनको बैकवर्डे नेता मान पाया, न फॉरवर्डे मान पाए। इंडिया के साथ रहेंगे जो गठबंधन हुई कि क्या करेंगे इस बार? सबसे प्रमुख चेहरा है अखिलेश यादव जी। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों प्रदेश को मिला देंगे तो 65 लोकसभा है। उत्तर प्रदेश में 80 है। तो 4-5 प्रदेश मिलाएंगे तब कोई एक अखिलेश यादव के बराबर नेता पैदा होगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और नौपुरा साइड में हैं, और जो कि आजकल तमाम जगह 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारी पार्टियां अपनी जोड़ों शोड़ों के साथ चुनाव लड़ी और तमाम रिजल्ट भी आए। और समाजवादी के नेता सबसे कद्दावर, पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक नेता है। पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, एक वीडियो हमने ले चुका हूं, दोबारा फिर मुलाकात करने चले आए और फिर समाजवादी की पार्टी के नेता। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह, और जब से राजनीति में हूँ तब से समाजवादी पार्टी में ही हूँ। और हम लोग के नेता भी एक हैं और सोच भी एक है। अच्छा, कितने सालों से आप लगातार समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं कार्यकर्ता के? जब मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष जीता सन 2000 में, तो उसके बाद ही सक्रिय राजनीति में मैं आया। करीब 23 साल हो गए। काफ़ी लंबा समय है और काफ़ी अनुभव वाला है। आपका साझा करेंगे लोगों से तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, दल पार्टी में रहते हुए संगठन से लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक का एक लंबा अनुभव है, और बिल्कुल साझा करिए आप। जिस प्रकार से आजकल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, और एमपी को लेकर समाजवादी पार्टी का कुछ क्या मंशा था उस पर? मतलब आप 3 राज्यों में भाजपा की जीत मानते हैं कि मोदी और अमित शाह जी की जीत मानते हैं? ये तो भाजपा का ही जीत मानेंगे ना। ये भाजपा किसी से पूछें कि नहीं पूछें आप? वो तो नहीं पूछे हैं तो बताने का तो कुछ और बताते हैं, पर हम लोगों को तो यही लग रहा है ना भाजपा की जीत है। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। तो अगर भाजपा की जीत होती तो स्वागत जेपी नड्डा जी का होना चाहिए था पार्टी कार्यालय पर। हाँ, ये तो दृश्य सही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना चाहिए था ना। पर वो लोग स्वागत तो किए हैं ना। क्यों किए हैं भाई? उनका हुआ क्यों नहीं? मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि उस माले के बाहर जेपी नड्डा माला पकड़े हुए थे। हाँ। माले के अंदर भी उनकी गर्दन नहीं थी। वो तो सम्मान किसी और को कर रहे थे ना सर। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी वजह से सारी विजय प्राप्त किया गया। बाकी सब नखद्दा है। नहीं, पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं का सम्मान। समाजवादी पार्टी में अगर हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो जाए तो ये होगा कि वन मैन शो पार्टी है, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ क्या है भाई? मैं यही जानना चाहता हूँ। गृह मंत्री बाहर माले के, रक्षा मंत्री बाहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर। जिस प्रदेश में स्वागत हो रहा, क्या चाह रहे हैं? जिस प्रदेश में स्वागत हुआ, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें नहीं था अंदर। नहीं। तो एक ही मुंडी और एक ही माला। अब माननीय मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया था कि जो मोदी की गारंटी थी उन्होंने ही पूरा सब कुछ दिया था, उसी की आज जीत है। जब हम पार्टी कार्यालय पे गए थे तब तो फिर वसुंधरा राजे का इतना मान मनोबल क्यों हुआ चुनाव के दरमियान? फिर क्यों मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर दी? इतनी हिम्मत थी तो किसी को?
वो तो बाद में देंगे ना, ये तो पार्टी का हर विधायक बैठेंगे, उसमें जो सहमति होगा फिर देंगे। तो पर्यवेक्षक किस बात के लिए? सहमति क्या एक आदेश थोपा जाएगा अच्छा। कि फलां आदमी मेरा यसमैन है और आप, इसीलिए आज हमने फेसबुक पे पोस्ट डाली अच्छा। कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों मुख्यमंत्रियों को हटा पाने में सक्षम होगी, और अगर ऐसा कर पाएगी तो उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव दिखेगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाएगी तो शीर्ष नेतृत्व फिर उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो अब कुल 24 घंटे में पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री किसको बना रहा है। तो हमको लगता ये है कि जो मोदी जी की गारंटी है, अब भाई अब तो चुनाव जीत गए हैं तो अब उनकी गारंटी तो वही बताएंगे। अब क्या क्या गारंटी दिए हैं? 450 का सिलेंडर, सुनिए, इससे बढ़िया व्यवसाय मिलेगा नहीं भाई साहब। मध्य प्रदेश में कि कहाँ कहीं गारंटी दी है ना 450 का सिलेंडर, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर, योजना को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर खरीदिए, और राजस्थान में, यूपी में ले आके बेच दीजिए। तीनों जगह भाजपा की सरकार है। यहाँ 80 लोकसभा में 63 जीते हैं, यहाँ 450 का सिलेंडर क्यों नहीं? इस बार कहें कि 80 में 80 जीतेंगे। सिलेंडरवा कब 450 का देंगे? कर देंगे, धीरे धीरे आएगा। कैसा धीरे धीरे? हर एक राज्य में कर रहे हैं। दूसरी बार सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। 2024 को देखते हुए कुछ सोचेंगे विचारेंगे, तब तक देखिए 24 का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों बहुत अलग अलग इशू है, और विधानसभा के चुनाव लोकल इशूज़ पे होते हैं, और उसको 24 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। अब 5 विधानसभा की 1 लोकसभा होती है, और बहुत अंतर होने जा रहा है 24 के चुनाव में, और इस अंतर को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लिखेगी, ऐसा मानिए आप। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो पीडीए का एक मामला है, अभी लोग बता रहे हैं कि पीडीए का बड़ा चल रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, यही पीडीए है, और आदिवासी, तो यही सर्व समाज है। उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर पूरा देश टकटकी लगाए हुए देखा। आपने मध्य प्रदेश में योजनाओं की बात किया, बेशक शिवराज सिंह चौहान जीत गए, लाडली योजना कितना भेज रहे हैं? 1250 भेजेंगे ना। 1250 भेजेंगे भी ना, और हमने 25,000 कन्या विद्याधन दिया था। कितना का अंतर है? 20 गुना का अंतर है। एक साथ हमने 25,000 रुपये दिया था। अब वो जीत गए, हम हार गए, तो अब जो जीत गया वही सिकंदर इस समय। ये बात तो है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई सरकार लैपटॉप नहीं बांट पाई। हिंदुस्तान के अंदर कुछ लैपटॉप बढ़ते हैं जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, हर लोगों को तो नहीं मिल पा रहा है। आपके घर भी लोग साइकिल से लैपटॉप लेके गए होंगे अखिलेश जी की सरकार में। मिला था। और ये 10,000 रुपये की मोबाइल है, इसको भी जब बाप खरीदता है ना तो बेटे से कहता है कि बेटा तनी संभाल के लेके चलना। 54 हज़ार का लैपटॉप हमारे राष्ट्रीय नेता ने उन गरीब बच्चों को दे दिया जिनके लिए वाकई सपना था, और इतना खूबसूरत माहौल था। ठीक, हम चुनाव हार गए, वो अलग विषय, लेकिन इतना खूबसूरत माहौल था कि जब साइकिल पे गांव का बेटा लैपटॉप लेके अपने घर जाता था ना, तो जो उमंग उसके माँ बाप के चेहरे पर देखने को मिलता था, फिर शायद कभी देखने को मिले। जिसके लिए सपना होता था, वो मोहल्ले में, शहरों में आता था तो लैपटॉप को देखता था। गांव गांव अखिलेश जी ने लैपटॉप पहुंचा दिया, घर घर। पर जो जनता थी तो जनादेश तो नहीं दी सर। तो उसका कोई अफसोस नहीं, सरकार बनती है काम करने के लिए। हम भी बतियाए होते, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा दलित, ये वो, 450 का सिलेंडर और 300 का ये वो, तो सरकार में रहते, लेकिन हमने काम किया था। वहाँ के एक विधायक अभी राजस्थान की हम बात करते थे, वो आजकल जो नॉनवेज खाने वाले, उनकी बहुत सारे ढाबे दुकानें थी, उनको बंद कराने की कोशिश की जा रही थी कि लाइसेंस उनका नहीं है, इसलिए बंद कर दिया जाए लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा सटलर हाउस किसका है जानते हैं? किसका? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम का। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, पता कर लीजिएगा।
सबसे बड़ा बूचड़खाना इस पूरे उत्तर प्रदेश में किसका है? तो किसका है वो? संगीत सोम, सरगना के पूर्व विधायक, जिसको हमारे पार्टी के अतुल प्रधान जी ने चुनाव हरा दिया। और बहुत ही अपने बेहुदा बयानों के लिए वैसा विधायक मशहूर होता था, जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता था। अब बूचड़खाना चलाता था। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गायों का हत्यारा कोई है तो वो संगीत सोम है, और इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा। चलिए सर, बहुत सारे आपने तो जवाब दे रहे हैं, और राजस्थान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? राजस्थान में हमारी पार्टी नहीं लड़ी थी। नहीं, पार्टी से हट के जैसे है कि ऐसा करना क्या, हमारे जो चट्टी चौराहों पे लगाए हैं बहुत सारी दुकान नॉनवेज के, तो कोई ऐसा विधायक करे तो कितना अच्छा। विधायक जी खाते हैं कि नहीं? वो तो महंत हैं। महंत हैं तो कहाँ? मुकुंद नाम है क्या, कुछ ऐसा ही। अच्छा, जो अभी मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा है, और मंत्री भी हैं, तो मंत्री का नाम विधायक है। छोड़िए, आंधी में गिरा आम है, बगीचा अपने बाप का समझ रहे हैं तो कुल ठीक है चल रहा है। पहली बार हैं कि चौथी बार विधायक हैं? पहली बार टिकट नहीं ना पाए हैं, तो जो पहली बार पाता है इसी तरह अधजल गगरी छलकत जाए, वह किस्सा है उनका। चलिए सर, अच्छा इंडिया को लेकर बड़ा ऐसे मामले आए थे एमपी के चुनावों के लेकर कि क्या अखिलेश यादव जी जो हैं हमारे देश के जो बहुत बढ़िया लीडर में से, युवाओं के सबसे बढ़िया लीडर माने जाते हैं, तो क्या इंडिया के साथ रहेंगे जो गठबंधन हुई, कि क्या करेंगे इस बार? सबसे प्रमुख चेहरा है अखिलेश यादव जी। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों प्रदेश को मिला देंगे तो 65 लोकसभा है। उत्तर प्रदेश में 80 है, तो 4-5 प्रदेश मिलाएंगे तब कोई एक अखिलेश यादव के बराबर नेता पैदा होगा। तो ये कैसे संभव है कि एनडीए के खिलाफ कोई गठबंधन बनेगा और वो अखिलेश जी के बारे में विचार विमर्श नहीं करेगा? तो फिर कोई गठबंधन नहीं हुआ। उतना बड़ा देश के अंदर कोई धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं। जैसे कि आप युवा नेताओं और युवाओं की भी बात करते हैं, हम देखते हैं कि छात्र की जहाँ पे हक मरती है उसकी लड़ाई में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं आप। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है गाजीपुर के जनपद में एक बहुत बृहद रोजगार मेला लगा है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रश्न फिर करना चाहते हैं कि ये स्पष्ट हो जाए कि छात्र संघ का चुनाव रुका क्यों है। लोकतंत्र की हत्या, भ्रूण हत्या ये है। कौन से ऐसे कारण है कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? आप मेरे बगल में बैठे हैं, हम गुंडा मवाली हैं, छात्र संघ से गुंडा मवाली निकलते हैं। अब आइए रोजगार मेला, जो सबसे बड़ा रोजगार भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में देखने को मिलता है। अभी आप बाइक स्टार्ट करिएगा तो डिलीवरी बॉय, जो घर घर खाना पहुंचाने का, यही एक रोजगार इनके पास। कहाँ मेला लगा था? मोहम्मदाबाद में। कहाँ का? रोजगार मेला, बृहद रोजगार मेला है पूरे। उसका नाम न बृहद रोजगार मेला था, तो क्या उसमें बंट रहा था? बहुत सारे जो प्रशिक्षित, जैसे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इंटर, जो ऐसे बहुत प्रशिक्षित लोग हैं जो प्रशिक्षण लिए हैं, वो लोग जाएंगे। यूटीएल कंपनी, एल&टी, टाटा, बहुत ऐसी कंपनियां आई हैं जिसमें लोग रोजगार पाकर अपना जीवन खुशहाली से जी पाएंगे। उसकी रिपोर्ट आ गई, कई लोगों को मिला है? अभी तो रिपोर्ट अभी तो आज हो ही रहा है ना, इसके बारे में। आज तारीख क्या है? आज तारीख 9 है। 8, 9 और 10, 3 दिन उत्तर प्रदेश के लोग बिहार जा रहे हैं टीचर का इम्तहान देने। ये शर्म की बात है। और रोजगार मेला मोहम्मदाबाद में लग गया। अरे पूरी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ रही है और बिहार में लोग नौकरी पा रहे हैं टीचर का, यहीं से जाएंगे। 8, 9, 10 इसके पहले भी गए। ये बेशर्म सरकार है। जैसा कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये बेशर्म सरकार है। और एक हम बात करेंगे युवाओं को लेकर। जैसा कि 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी तो उस समय बोली कि कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल 33,000 लोगों को वैकेंसी पूर्ण कराएंगे। और 2018 के बाद 2 वैकेंसी आई, 41,000 कुछ एक वैकेंसी थी, 49,568 वैकेंसी को, दोनों को पूर्ण कराया गया। उसके बाद आज तक युवाओं ने लगातार मेहनत संघर्षों के बल पे कर रहे हैं। इस समय इलाहाबाद, हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो उन लोगों की दर्द पीड़ा बड़ा कि हम 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? काहे इंतजार कर रहे हैं लोग भाई?
एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो सिक्योर जॉब। क्या है ना, सरकार बदल दिए लोग। 1.5 साल पहले हम लोगों ने फरियाद किया था कि आएंगे अखिलेश यादव तो जंगे में तुम्हारी ताकत होगी तो दौड़ के रेस नाप देना, तुम सिपाही हो जाओगे। सुनना चाहिए था उस बात को ना। तो करें इंतज़ार, इंतज़ार का फल मीठा होता है, तब तक उम्र बीत जाएगी। न टीचर भर्ती हुई, 2018 न फौज में, फौज की तो बतिये ख़त्म करिए, वो तो मासे अल्लाह हो गया, तो अग्निवीर हो गया। अब आप जान ही नहीं पाएंगे कि अग्निवीर वो दमकल विभाग का सिपाही है कि देश की सीमा पे ऐसा नाम रख दिए गए। तो 4 साल में कुल हो जाना है, आप नौकरी पा जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे। बच्चा भी पैदा होता है तो 5 साल 6 साल में भारत सरकार की शिक्षा नीति कहती पढ़ना शुरू करेगा, 4 साल में कुल नौकरी रिटायरमेंट सब है। तो ये अग्निवीर की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के बारे में बात करती है ना, तो कष्ट होता है। हाँ सर, एक और मामला है, जैसा कि आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को जानते होंगे, और उन्होंने इस समय क्या हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वो टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, तो आजकल उनकी नियुक्ति जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनसे थोड़ा सा निकाल दिया गया। इस विषय में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, है क्या ना कि आप भी जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में मान लीजिए वो कुछ व्यक्तिगत चीज़ों पे टिप्पणी करते होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर की ये लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विभाग आरएसएस को दे दिया है, वो शिक्षा। उसमें वही जाएगा जो आरएसएस की शाखा लगाता होगा। वो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, इससे कोई मायने नहीं है, जाएगा वही जो शाखा लगाता होगा। लोकतंत्र की बात कहाँ होगी पाएगी सर तब ऐसे थी। तो ये कब लोकतंत्र के हिमायती थे कि इतना परेशानी है? तो अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग हैं। ये तो गांधी की बड़ी हत्या, बात आपने बोल दिया कि अंग्रेजों के साथ रहने। लिखित प्रमाण है यार, इसमें कौन सा, ये हम थोड़ा बोल रहे हैं, किताब बोल रही है। इसीलिए तो शिक्षा में भर्ती किया जा रहा है। उनको इतिहास बदलना है, अपना जो कलंकित इतिहास है उसको बदलना है कि हम भाई गोडसे के वंशज हैं, तो हम गांधी के हत्यारे लोग हैं। लगातार ये भी बता रहे थे सर कि हमारी कहीं से भी दिक्कत हो हमें बताया जाए, इसके बारे में भी नहीं बताया गया और डायरेक्ट हमें निष्कासित कर दिया गया। नहीं, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आइए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय आइए, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय आइए, तो अब एजेंट उसमें काम करेंगे आरएसएस के। जो हाँ, जो एजेंट है, आप भी सब माई को छोड़ दीजिए, आरएसएस का शाखा लगाइए, आप भी भर्ती हो जाएंगे फट से। नहीं प्रोफेसर तो निचवे वाले पे सही, कुछ न कुछ हो जाएगा काम। हम लोग इसलिए भाई बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं कि हमको नौकरी वोकरी तो चाहिए नहीं, तो बहुत तनाव नहीं है ज़िंदगी में, जिसको चाहिए वो परेशान रहे। तो हम लोग तो भाई चाहते हैं कि एक समाजवादी सरकार हो देश के अंदर, जो समतामूलक समाज की बात करे। हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चीप बातें हैं, इससे मामला आगे की लड़ाई का। बहुत से फॉरवर्ड ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वो तो कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था गलत है। लेकिन बात ये नहीं कि कौन सी व्यवस्था सही है कौन सी व्यवस्था गलत है, बात सिर्फ ये है कि हमको आरएसएस के खिलाफ कैसे लामबंद होकर पूरे देश के अंदर जो एक समाजवादी सोच है, जो नेताजी की सोच रही, जो लोहिया जी की सोच रही, जो चंद्रशेखर जी की सोच रही है। आरक्षण तो इस देश के अंदर बीपी सिंह जी की सरकार में आया, वो बैकवर्ड थे, वो फॉरवर्ड थे, हमारी जात के थे, छत्री, ठीक, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे माड़ा के थे। आपके माड़ा के हैं। और संजोग से मैं बताऊं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, हमारे खास रिश्तेदार हैं। अच्छा, हमारे जो खास बुआ हैं उनकी शादी उन्हीं के पटदारी में हुई है। चलिए, बहुत बड़ी ठीक, बात। तो ये मैं हम लोग व्यक्तिगत बात पे आ गए। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी लोग इस देश के अंदर जातियों को बांटने का प्रयास, बैकवर्ड फॉरवर्ड 85-15 की बात कर रहे हैं, उनको ये बात ठीक से माकूल तरीके से पता होनी चाहिए कि बैकवर्ड के दर्द को भी इस देश में किसी ने समझा तो वो फॉरवर्ड समझा। और स्वर्गीय बीपी सिंह ने अपनी सरकार की परवाह किए बिना मंडल कमीशन की
सिफारिश को पास कर दिया। सही बात है। और सबसे ज़्यादा गाली कर किसी ने सुना फॉरवर्डों से, तो वो स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने सुना। दुर्भाग्य की बात है कि न उनको बैकवर्ड नेता मान पाया, न फॉरवर्डे मान पाए। तो अच्छा काम करने वालों को लोग बुरी नज़रों से देखते हैं। उस ज़माने में भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो गोडसे के वंशज थे, जो सावरकर के माफ़ीनामा में दस्तखत करने वाले के साथ खड़े थे, उनको लगता था कि ये जितने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सब आतंकवादी लोग हैं, तो आतंकवादी कह के पुकारते थे। ज़रा पूछिएगा आरएसएस के लोगों से कि झंडा किसने फाड़ा था, संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी, तो बताएंगे। अगर थोड़ा भी बुद्धि होगा तो बताएंगे कि उन्हीं के लोगों ने फाड़ा था। झंडा फाड़ने वाले लोग हैं देश के अंदर वो लोग। चलिए सर, लोकसभा 2024 का यूपी का समाजवादी किस प्रकार से देखेगी और किस प्रकार से वोट बैंक बटोरने में काम? देखिए, वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास 42 सांसद हम लोग जीते हैं, व्यापक जनाधार है। बस एक हमारा विशेष आग्रह है, ये व्यक्तिगत मेरा आग्रह है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब इधर मुलाकात होगी तो बात होगी इस पर। उस टीम को फिर से सक्रिय करना है जो 2007 से 12 के दरमियान सक्रिय थी, जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नेताजी की सरकार बनाने के लिए अपने ऊपर गैंगस्टर तक लगने का कोई परवाह नहीं किया। तो वो टीम अगर एक बार और सक्रिय हो गई और वो लोग चिन्हित हो गए जिले जिले से, तो फिर हम 50 पार होंगे इस बार। 50 पार हो? हाँ, निश्चित। बस वो लोग ठीक से खड़े हो जाए। क्या भाजपा आने वाली 2024 में जो है प्रधानमंत्री का क्या होगा, कि भाजपा के ही प्रधानमंत्री रहेंगे कि कुछ परिवर्तन दिखेगा सर? भाजपा उजपा के प्रधानमंत्री की बात मत करिए, बात ये करिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। भाजपा में कोई नेता ही नहीं है सेकंड लाइन में। कौन है, किसकी हिम्मत है जो ये कह दे कि नहीं वो प्रधानमंत्री का दावेदार है? राजनाथ सिंह तो भी बन सकते हैं ना। अरे वो मंत्री बन जाए पहले, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अरे कहाँ चक्कर में आप अपने लड़के को मंत्री बनवा ही नहीं पाए। लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव 1,06,000 से पंकज सिंह जीते हैं तो मंत्री डिजर्व करते थे, या तो चुनाव नहीं लड़ाते। तो वो कहेंगे कि हम लोग परिवारवादी नहीं हैं, तो फिर टिकट कहाँ दिलवाए अपने बेटे को? अरे हिम्मत नहीं, कह नहीं पाएंगे। वो पहले अपना लोकसभा का टिकट पालें, फिर उसके बाद मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में सोचेंगे। और वो सब पा भी जाएंगे तो सरकार वरकार बननी उन्नी है नहीं, एकदम स्पष्ट जाने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव परिणाम से मत तय करिए लोकसभा का परिणाम। लोकसभा का परिणाम तय होगा उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जनाधार से। 5 प्रदेश मिला के भी 80 नहीं गिना पाए, तो एक आध प्रदेश और मिलाना पड़ेगा, तब अखिलेश यादव के बराबर एक नेता पैदा होगा 6 प्रदेश में। तो 6 प्रदेश इतना, तो उत्तर प्रदेश अकेले है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, चूँकि मीडिया इसके माध्यम से मैं ये अनुरोध नहीं करूँगा कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करें या इनको वोट न करें, ये काम भाजपा का है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक समाजवादी सोच की सरकार बनाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है कि वो आएंगे तो अग्निवीर ख़त्म कर देंगे, कितनी बड़ी बात है। कोई मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया आज तक। उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है कि मैं अग्निवीर ख़त्म कर दूंगा अगर मैं केंद्र की सरकार में आऊँगा तो, और आपकी सेवाएं पूर्वत रहेंगी। हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। एक बुजुर्ग बाप जो अपनी जवानी के 35-35 साल किसी संस्थान में दे देता है, उसको बुढ़ापे में बेटे की ओर देखना पड़े, बहू की ओर देखना पड़े, तो फिर किस बात की सरकार भाई? जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू किया तो बेवकूफ़ नहीं थी, इनसे बड़े प्रधानमंत्री थे वो, इनसे बड़े मुख्यमंत्री रहे। तो एक ऐसी सरकार हो जो पुरानी व्यवस्थाओं को कि सिलेंडर 400 का मिले, क्यों 1300 का मिलेगा भाई? आप टोल टैक्स की स्थिति जान रहे हैं। एक बार बनारस चले जाएंगे, फास्ट ट्रैक नहीं रहेगा तो आने जाने में 570 रुपया है गाड़ी से, खाली टोल टैक्स। तो किस बात का विकास? कुल पैसा आप ही के पॉकेट से ले लेंगे, तो अपना क्या लगा रहे हैं भाई? तो ये जितनी चीज़ें एकदम बकवास चल रही हैं। ठीक है, हम चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना बंद कर देंगे। चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव जीतेंगे तो हम ही ना, जब लड़ेंगे तो जीतेंगे, और मजबूती से होगा 2024 का रण। और गाजीपुर में आश्वस्त रहिए, कोई प्रत्याशी लड़ा ले भारतीय जनता पार्टी, फिर 1.5 लाख से हराया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मित्रों देखिए डॉक्टर समीर जी थे और उनसे हम बातचीत कर गए और समाजवादी के सबसे पुराने लीडरों में से एक हैं और 23 साल का अनुभव आपके बीच में साझा हुआ। आप सभी को इनकी विचारधाराएं कैसी लगी? सरकार की बातें हो या सरकार की विपक्ष की बातें हो, बड़ी बेबाकी के साथ हो या युवाओं को लेकर रहे या किसी के क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो डॉक्टर समीर जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। गाजीपुर के जनपद के साथ साथ हर एक जनपद के लिए सक्रिय नेता हैं, पूरे देश प्रदेश में भी जाने जाते हैं। तो मित्रों आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।